So, hi friends, this is Kulveer Singh. So, today is the lecture number 14 of chemical bonding और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द हाइब्रिडेशन. सो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्री इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय sp3 डिहाइब्रिडेशन. नंबर वन ऑप्शन है ट्रायंगल प्लेनर, सेकंड है सीसा, थर्ड है टी शेप, फोर्थ है लीनियर. अगर आप रिकॉल करो पुराने लेक्चर को तो sp3 डिहाइब्रिडेशन में हमने कितने केस डिस्कस किए थे? हमने एक ट्रायंगल बायपिरामिडल ज्योमेट्री डिस्कस किया था, दूसरा सीसा, तीसरा टी शेप, चौथा लीनियर. तो आपको याद होगा, अगर मेरे पास ए है और एक्स, यहां 3x इक्वेटोरियल पे और 2x एक्सियल पे है, तो ये कौन सी ज्योमेट्री थी? ट्रायंगल बायपिरामिडल. दूसरा केस था एक लोन पेयर आ जाए, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री आ जाए. तो एक लोन पेयर आपने कहां रखना है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है. तो मेरे पास ए है, एक एक्स, दूसरा एक्स, तीसरा एक्स, चौथा एक्स, और यहां पे क्या आ गया? लोन पेयर आ गया. तो ये क्या होगी तुम्हारी? सीसा हो गई. तीसरा केस हमारे पास अगर दो लोन पेयर आ जाए तो मेरे पास क्या है? ए है, एक एक्स यहां पे, दूसरा एक्स यहां पे, तीसरा एक्स यहां पे, और यहां पे दो लोन पेयर आ गए. तो मेरे पास कौन सी हो गई? टी शेप हो गई. कौन सी हो गई? टी शेप हो गई. अब अगर मेरे पास तीनों लोन पेयर हो तो मेरे पास क्या होगा? यहां पे तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक्स सेंटर में ए, एक्स क्या आ गई? लीनियर आ गई. तो मेरे पास क्या है यहां पे? sp3 डिहाइब्रिडेशन में सीसा भी पॉसिबल है, टी भी पॉसिबल है, लीनियर भी पॉसिबल है. कब पॉसिबल है? जब एक लोन पेयर हो तो सीसा, दो लोन पेयर हो तो टी शेप, और तीन लोन पेयर हो तो क्या है? लीनियर है. तो ट्रायंगल प्लेनर मेरी पॉसिबल नहीं है. वैसे भी बेंट रूल के हिसाब से लोन पेयर जो है वो एक्सियल पोजीशन पे नहीं आएंगे, वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएंगे. अगर मुझे ट्रायंगल प्लेनर बनानी होती तो मेरे पास क्या होता? तीन बॉन्ड पेयर ट्रायंगल के अंदर होते और दो लोन पेयर यहां होते, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां रिपल्शन एक्सीड कर जाएगी. लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पे हम नहीं रखेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ट्रायंगल प्लेनर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ सेंट्रल एटम हैज sp3d2 हाइब्रिडेशन. तो जैसे ही आपने पढ़ा sp3d2 हाइब्रिडेशन, आपके दिमाग में उसी टाइम आ जाना चाहिए ऑक्टाहेड्रल के केसेस सारे. ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है? एक स्क्वायर बायपिरामिडल होती है जिसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, दूसरी स्क्वायर पिरामिडल होती है, तीसरी स्क्वायर प्लेनर होती है. तो क्वेश्चन क्या है? इफ सेंट्रल एटम हैज sp3d2 हाइब्रिडेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट हैव एनी बॉन्ड एंगल व्हिच इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो ऐसा कौन सा केस होगा जहां पे कोई भी बॉन्ड जो है 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा? बी को ये बॉन्ड पेयर बोल रहा है, एल को क्या बोल रहा है? लोन पेयर बोल रहा है. तो अगर मैं AB6 लेता हूं, मतलब इसमें 6 के 6 बॉन्ड पेयर है, 6 के 6 बॉन्ड पेयर है, तो मेरे पास क्या होगा? यहां पे सेंट्रल एटम एक्स एक्स एक्स, इन सब में 90 डिग्री का एंगल है, इसमें भी क्या है? 90 डिग्री. तो सारे मेरे पास क्या है? 90 डिग्री के एंगल वाले हैं. तो यहां पे क्या होगा? मेरे पास क्या बोला है? क्वेश्चन क्या है? एनी बॉन्ड एंगल विच इज डज नॉट हैव एनी बॉन्ड एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा? यहां तो 90 डिग्री का एंगल है. अब मैं केस नंबर 2 पे चलता हूं. केस नंबर 2 पे 4 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है. 2 क्या है? लोन पेयर. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं. ट्रायंगल बायपिरामिडल में हम कहां रखते हैं? इक्वेटोरियल में. बट ऑक्टाहेड्रल में हम लोन पेयर कहां रखते हैं? एक्सियल पोजीशन में रखते हैं. क्यों? सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए. 90 डिग्री का एंगल है तो कहीं भी रख सकते हैं, पर सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए इस 2 लोन पेयर को हम एक्सियल पोजीशन पे रखेंगे. तो ये ए सेंटर में आ गया, एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, तीसरा बॉन्ड पेयर, चौथा बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर ऊपर, दूसरा लोन पेयर नीचे. तो दोनों तरफ से रिपल्शन क्या होगी? बराबर होगी, जो कैंसिल कर जाएगी. तो ये सारे एंगल यहां भी क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे. कौन से होंगे? 90 डिग्री के. मैंने आपको बताया था ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपने कैसे बनानी है बेटे. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाने के लिए एक 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे. तो अब मैंने लोन पेयर एक यहां रखा, एक लोन पेयर यहां रखा. अब ये क्या है? स्क्वायर प्लेनर आ गया, और इन बॉन्ड के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री. तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा. उसने पूछा है कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा. अब AB5L क्या है? AB5L, ए को सेंटर में रखा और लोन पेयर कहां रखा? एक्सियल में. ऑक्टाहेड्रल में लोन पेयर को एक्सियल पे रखना है. ट्रायंगल बायपिरामिडल में
लोन पेयर को कहां रखना है? इक्वेटोरियल में, ठीक है। यहां एक्सियल में सिमेट्री मेंटेन करने के लिए रखते हैं, अदरवाइज सारे एंगल 90 डिग्री है तो कहीं भी रख सकते हैं। तो यहां पे मेरा एक बी आया, दूसरा बी आया, तीसरा बी आया, चौथा बी आया, पांचवा बॉन्ड पेयर आया। अब यहां पे क्या होगा बेटे, यहां पे एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड नीचे, इमेजिन कीजिए यहां पे लोन पेयर। अब लोन पेयर क्या करेगा? लोन पेयर इनको पुश करेगा, इन सारे बॉन्ड पेयर्स को, इन सारे बॉन्ड पेयर को क्या करेगा? वो पुश करेगा। जब वो पुश करेगा तो मेरे ये क्या हो जाएगा, मेरे पास सारे बॉन्ड पेयर एंगल ऐसे इस तरह से ऐसे झुक जाएंगे, क्योंकि लोन पेयर इनको धक्का मार रहा है नीचे को, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? 90 डिग्री से कम हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा यहां भी पुश करेगा, पर यहां क्या है? ऊपर से भी पुश कर रहा है और नीचे से भी पुश कर रहा है, तो दोनों की फोर्सेस क्या हो गई? एक दूसरे को बैलेंस कर गई, तो 90 डिग्री पे ही रह गया। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर विल बी, सॉरी, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डी ऑर्बिटल विच इज नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडेशन ऑफ ICl4 नेगेटिव। तो मुझे बताना है कौन सा डी ऑर्बिटल ICl4 नेगेटिव में इन्वॉल्व नहीं है। मैं एक बार रिकॉल करता हूं, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इस हाइब्रिडेशन में कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा या कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होगा, तो आपको किस बात का ध्यान रखना है? सबसे पहला आप काम कीजिए कि आपको बॉन्ड बनाना कहां पे है। आपको बॉन्ड एक्सिस के ऊपर बनाना है या इन बिटवीन द एक्सिस बनाना है। वो कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा बॉन्ड एंगल से। अगर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होगा तो एक्सिस के ऊपर बनेगा, अगर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के बीच का होगा तो इन बिटवीन द एक्सिस बनेगा। और हमें पता है एक्सिस के बीच में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं? DXY, DYZ, DZX। तो अगर आपको बॉन्ड एक्सिस के बीच में बनाना है तो आपको वो ऑर्बिटल मिक्स करवाने हैं जो एक्सिस के बीच में है, तो आपको DXY, DYZ और DZX यूज करने हैं। अगर आपको बॉन्ड एक्सिस के ऊपर बनाना है तो आपको वो ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में लेके आने हैं जो एक्सिस के ऊपर है। और एक्सियल ऑर्बिटल कौन से होते हैं? DX² - Y² एंड DZ²। कौन से? DZ²। तो अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या बताना है? इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ICl4 नेगेटिव। इस ICl4 नेगेटिव में तुम्हारे पास कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होगा? कौन सा डी ऑर्बिटल क्या है? इन्वॉल्व नहीं होगा। तो आप ICl4 नेगेटिव पहले इसके टोटल पेयर निकाल लीजिए शॉर्टकट से। हाफ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 4, और नेगेटिव चार्ज क्या है? 1। ऐड कर दिया तो कितना आ गया मेरा? यहां पे 6 आ गया टोटल पेयर। अगर आपके टोटल पेयर 6 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3d2। कौन सी होगी? sp3d2 होगी। तो अगर हाइब्रिडेशन sp3d2 है तो इससे मुझे साफ पता चलता है कि इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और जो 90 डिग्री के एंगल होते हैं तो इसका मतलब मुझे बॉन्ड एक्सिस के ऊपर बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? एक्सिस के ऊपर। जैसे ये मेरे पास A है, एक X, दूसरा X, तीसरा X, चौथा X, पांचवा X, छठा X। तो अगर मैं इसको X एक्सिस मान लूँ तो ये मेरे पास Y एक्सिस हो जाएगा और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? Z एक्सिस। तो मुझे एक्सिस के ऊपर सारे बॉन्ड बनाने हैं। तो मुझे प्रेफरेबली कौन से ऑर्बिटल सेलेक्ट करने हैं? DX² - Y² एंड DZ² मुझे सिलेक्ट करने हैं। तो इस sp3d2 या ICl4 नेगेटिव में कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे? एक DZ² होगा, DX² - Y² होगा। पर हमसे पूछा गया है नॉट इन्वॉल्व, कौन सा इन्वॉल्व नहीं होगा? कौन सा इन्वॉल्व नहीं होगा? जो एक्सिस के बीच में है। एक्सिस के बीच में कौन होता है? XY, YZ, ZX। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। तो
आपको हमेशा सबसे पहले जब भी वो बोले कौन सा ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में यूज करेंगे या कौन सा नहीं यूज करेंगे, तो सबसे पहले आपने देखना है बॉन्ड कहां पे बन रहा है, एक्सिस के ऊपर या एक्सिस के बीच में। अगर एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो मुझे क्या लेना है, एक्सियल ऑर्बिटल लेने हैं dx² - y² और dz²। अगर एक्सिस के बीच में बन रहा है तो dxy, dyz या dzx लेने हैं। उसमें भी प्रेफरेंस आ जाती है आपकी कि आपको xy प्लेन में बनाना है या z एक्सिस में बनाना है। वैसे क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जैसे मेरे पास दे रखा है, मेरे पास px एंड py ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन sp2 हाइब्रिडेशन। देखो अब देखो बात आ गई, मैंने लास्ट लेक्चर में लिखा दिया था एक s और एनी 2p ऑर्बिटल, पर अगर मैं sp2 हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है, ट्रायंगल प्लेनर, ट्रायंगल है और एक प्लेन में है और इस प्लेन को हम क्या मानते हैं, xy प्लेन। तो मुझे वो वाले ऑर्बिटल लेने हैं जिनका कंपोनेंट x और y में ज्यादा हो। तो किसका x और y में ज्यादा है, px और py का। तो sp2 हाइब्रिडेशन में हम px और py ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग करवाते हैं s के साथ। तो क्वेश्चन है px py ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन sp2 हाइब्रिडेशन ऑफ सल्फर एटम, d ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन पाई बॉन्डिंग ऑफ SO3R। SO3 मॉलिक्यूल बनाने में कौन से d ऑर्बिटल मेरे पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब मुझे इसको थोड़ा सा सब्जेक्टिव वे से देखना है। मैंने आपको सब्जेक्टिव तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया था। मुझे पता है SO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो सबसे पहले सल्फर की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। क्या होती है ग्राउंड स्टेट, 3s2 3p4, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे और 1 2 3 4 यहां पे, और इसमें क्या है, d ऑर्बिटल खाली पड़े हैं, 1 2 3 4 5 खाली पड़े हैं। तो अब मुझे यहां पे क्या करना है, यहां पे मुझे टोटल बॉन्ड कितने बनाने हैं। तो पहले मैंने क्या था, पहले ग्राउंड स्टेट लिखिए, फिर देखिए टोटल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बनाने हैं। पर मेरे पास हाफ फील्ड कितने हैं, 1 2। तो मुझे एक्साइटेशन करनी पड़ेगी, एक एक्साइटेशन, दूसरी एक्साइटेशन। तो जब मैं एक्साइटेशन करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, 1 2 3 1 2, तो मेरे पास टोटल 6 ऑर्बिटल हो गए। अब मुझे हाइब्रिडेशन करवानी है। हाइब्रिडेशन के लिए आपको क्या देखना है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, दो एटम के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, 3 सिग्मा। जितने सिग्मा है उतने ही ऑर्बिटल की मिक्सिंग करानी है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल ही सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और जो अनहाइब्रिडाइज होते हैं वो क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो मेरे पास 3 सिग्मा है, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, और ये पाई है, ये भी पाई है और ये भी क्या है, पाई है। तो मेरे पास क्या होगा, अब 1 2 3, 3 सिग्मा बनाने हैं। तो 3 ऑर्बिटल को मिक्स किया, मेरे पास यहां पे आ गई हाइब्रिडेशन sp2 आ गई। अब मैं पूरे मॉलिक्यूल को लिख देता था sp3, ठीक है। तो यहां पे मैंने पूरा मॉलिक्यूल लिख दिया। अब मेरे पास क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो ये मेरे पास हाइब्रिडेशन क्या हो गई, sp2 हो गई। अब मुझे यह भी पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2s2 2p4। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 1 2 3 4। तो इसके पास 2 p ऑर्बिटल जो है, 2 p ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो होगा क्या, इसका एक हाफ फील्ड सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इसका एक हाफ फील्ड पाई बॉन्ड बनाएगा। तो मैं यहां पे ऑक्सीजन लिख रहा हूं, इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां इसके साथ ओवरलैप करवाया, तो एक क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। दूसरा हाफ फील्ड ऑर्बिटल यहां पे इस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 90 डिग्री के एंगल पे है, ये भी 90 डिग्री के एंगल पे है। तो यहां क्या बन गया, पाई बॉन्ड। तो यहां ओवरलैपिंग किसकी हुई, इसका 2p ऑर्बिटल ओवरलैप किया, इसका कौन सा 3p ऑर्बिटल ओवरलैप किया। तो मैं लिख सकता हूं 2p पाई 3p पाई बॉन्ड बन गया। तो दूसरा ऑक्सीजन, मैं ये पहला ऑक्सीजन हो गया, ये दूसरा ऑक्सीजन भी आया, उसके पास भी क्या थे, 2 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल थे। एक उसने यहां शेयर किया, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरे ऑक्सीजन ने यहां इस d ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बनाया। अब तुम कहोगे ये पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, d ऑर्बिटल कैसे होते हैं बेटे, d ऑर्बिटल होते हैं इस तरह से, 2 लॉब्स होती हैं,
तो ये p ऑर्बिटल और ये p, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो ये ओवरलैप क्या हुआ बेटे, साइड वाइज ओवरलैप हुआ तो पाई बॉन्ड बना। तो ये ओवरलैप क्या होगा, इसका p ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल, ये देखो भाई 2p है, और इसका क्या है 3d 2p पाई 3d पाई बॉन्ड बन गया। तीसरा 2 ऑक्सीजन हो गए, तीसरा ऑक्सीजन, इसको मैं तीसरा ऑक्सीजन बोल रहा हूं। तीसरा ऑक्सीजन आया, उसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ वो सिग्मा बनाएगा, और ये जो तीसरा ऑर्बिटल है ये यहां पे इसके साथ क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड, क्योंकि ये भी ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, अनहाइब्रिडाइज्ड पाई बनाएगा, तो ओवरलैपिंग क्या होगी 2p पाई 3d पाई की ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है px py ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन sp2 हाइब्रिडेशन, s of hybridization d orbital involved in a pi bonding in SO3। तो कौन सा d ऑर्बिटल, सल्फर के कौन सा d ऑर्बिटल, इन ये दो d ऑर्बिटल है, ये कौन सा 2 d ऑर्बिटल इस sp2 हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व है। अब मुझे पता है बेटे sp2 हाइब्रिडेशन मतलब ट्रायंगल प्लेनर, मतलब ट्रायंगल एक ही प्लेन में है, और ये प्लेन क्या है मेरा XY प्लेन। कौन सा, XY प्लेन। तो मुझे वो d के ऑर्बिटल लेने हैं जो x और y प्लेन में हो, और ट्रायंगल प्लेनर की बॉन्ड एंगल कितना होता है, ट्रायंगल प्लेनर का बॉन्ड एंगल है 120, तो 90 नहीं है, तो मुझे क्या लेना है, वो वाले d ऑर्बिटल लेने हैं जो इन बिटवीन द एक्सिस हो, जो इन बिटवीन द क्या हो, एक्सिस हो, और ये XY प्लेन में है, तो मुझे इन बिटवीन द एक्सिस वाले वो लेने हैं जिसमें x और y कंपोनेंट ज्यादा हो, x और y कंपोनेंट क्या हो, ज्यादा हो। तो x और y कंपोनेंट, अब इसमें देखो, इसमें z आ गया, इसमें z कंपोनेंट आ गया, तो ये ऑप्शन मेरी कैंसिल हो गई। इसमें XY आ गया तो ये तो मैं ले सकता था, क्योंकि मुझे x और y का कंपोनेंट बढ़ाना है। dz आ गया तो मेरी ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गई। इसमें z आ गया तो अभी मेरी ऑप्शन कैंसिल हो गई। इसमें XY है और ये भी XY है, तो मेरे ये जो ऑर्बिटल है इनकी मिक्सिंग आसान होगी, क्योंकि ये दोनों ऑर्बिटल x और y प्लेन में है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो SO3 मॉलिक्यूल के अंदर अगर मुझे पूछ लिया जाए कौन से d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो dx² - y² एंड dxy होंगे। क्लियर है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले देखिए आप कि वो बॉन्ड कहां पे बना रहा है, एक्सिस पे या इन बिटवीन द एक्सिस। अगर एक्सिस पे बना रहा है तो आपको एक्सियल ऑर्बिटल लेने हैं, कौन से, dx² - y² एंड dz²। अगर वो इन बिटवीन द एक्सिस बना रहा है, इन बिटवीन द एक्सिस मतलब 90 डिग्री पे नहीं बना रहा है, तो आपको dxy, yz एंड zx लेने हैं। दूसरी चीज आपने क्या देखनी है, अगर वो जिस प्लेन में बॉन्ड बना रहा है उस प्लेन के ऑर्बिटल का कंपोनेंट मैक्सिमम होना चाहिए। तो आपके दिमाग में आएगा, आपने तो बोला था ये एक्सियल है, ये नहीं होगा। अब सिंपल सी बात है बेटे, मेरे पास अगर ये 2 लोब्स है, ये x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे है, दूसरी लोब x और y की क्या है, इसके बीच में है, मान लो x और y के बीच में है, तो इनकी मिक्सिंग क्या होगी, आसान होगी ना। तो मुझे ये भी देखना है कि किन की मिक्सिंग आसान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन एनी FXF बॉन्ड एंगल लेस देन 90। x क्या है आपका, सेंट्रल एटम। तो आपने ऐसा मॉलिक्यूल बताना है जिसमें कोई भी बॉन्ड एंगल तुम्हारा जो है 90 से कम नहीं है। ठीक है। सो जैसे मेरे पास IF7 है, क्या है IF7। IF7 का आपको पता है शेप क्या होती है, पेंटागनल बायोपिरामिडल। तो इस तरह से पेंटागन आप बनाते थे, F F F F F F, यहाँ पे F, और ये बॉन्ड एंगल कितना था 72। सो इसका बॉन्ड एंगल क्या है 72 है, 90 से कम है। मुझे बताना है कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कोई भी बॉन्ड एंगल 90 से कम नहीं है। यहाँ तो ये आ गया, तो मेरा ये आंसर नहीं होगा। BRF3, अगर BRF3 का अगर स्ट्रक्चर याद हो तो ये ब्रोमीन है। इसको शॉर्टकट से अगर हम निकालेंगे, इसके टोटल पेयर कितने आएंगे, 5 आएंगे, और 2 क्या आएंगे, लोन पेयर आएंगे, और 3 क्या आएंगे, बॉन्ड पेयर आएंगे। तो मेरे पास क्या होगा, 1 फ्लोरीन,
दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, और यहां क्या होगा, लोन पेयर। जब लोन पेयर इसको पुश करेगा नीचे को तो बॉन्ड एंगल लेस देन 90 हो जाएगा, तो मेरा आंसर ये भी नहीं होगा। PF5, अगर मैं PF5 की बात करता हूं, फॉस्फोरस, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, पांचवा फ्लोरीन, पेंटागनल बायोपिरामिडल, इसमें दो बॉन्ड एंगल होंगे 120 एंड 90। तो इसमें कोई भी बॉन्ड एंगल 90 से कम नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, PF5 हो जाएगा। अगर SF4 की बात करूं तो SF4 में क्या होगा, मेरे पास सल्फर है, आपको याद होगा इसमें क्या थे मेरे पास, यहां पे बॉन्ड पेयर कितने थे, दो बॉन्ड पेयर थे, तो मेरे पास एक लोन पेयर था, इसमें एक लोन पेयर आ जाएगा, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, सीसा हो जाएगी ये ज्योमेट्री, ये भी लोन पेयर क्या करेगा, इसको अंदर को पुश करेगा, तो इसका बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 से कम हो जाएगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। मुझे इस मॉलिक्यूल में बताना था ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें कोई भी बॉन्ड एंगल 90 से कम नहीं है, तो इसमें एक 120 है, एक 90 है, तो 90 से कम नहीं। नेक्स्ट मैंने एक टेबल बना रखा है, तो इस टेबल में हमसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉलिक्यूल की आप हाइब्रिडेशन बताइए, गैस फेस में वो कैसा होगा और सॉलिड फेस में वो कैसा होगा। तो जैसे मैंने सबसे पहले लिखा है मॉलिक्यूल इन गैस स्टेट, गैस स्टेट में होगा तो उसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी। मॉलिक्यूल इन सॉलिड स्टेट, अगर वो सॉलिड स्टेट में होगा तो वो किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, तो तब उसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी। यहां मैंने लिखा है कई कंपाउंड क्या होते हैं, गैस स्टेट में क्या है, गैस स्टेट में कोवलेंट होते हैं और सॉलिड स्टेट में आयनिक फॉर्म में होते हैं। तो आयनिक फॉर्म जा कैटायनिक होगी, जा क्या होगी, अनायन। जैसे ये कैटायन है और ये क्या है, अनायन, तो हाइब्रिडेशन इन कैटायन, हाइब्रिडेशन ऑफ अनायन। तो जैसे सबसे पहले मुझे पूछा गया है PCl5, PCl5 जो गैस स्टेट में होता है, ठीक है, तो गैस स्टेट में ये कोवलेंट कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसका सिंगल मॉलिक्यूल होता है, तो PCl5 क्या होगा, यहां पे मेरे 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड और 2 एक्सियल बॉन्ड, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी इसकी, sp3d गैस स्टेट में। पर अगर मैं बात करूं सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में जो मेरा PCl5 है ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो आयनिक फॉर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, यहां पे आयनिक फॉर्म में मेरे पास ये एग्जिस्ट करेगा PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव में। तो पहले मैं कैटायन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, कैटायन की। मेरे पास है PCl4 पॉजिटिव, तो PCl4 पॉजिटिव का आप स्टीरिक फैक्टर निकाल लोगे, टोटल पेयर निकाल लोगे, तो टोटल पेयर का फार्मूला आपको पता है कितना होता है, हाफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं फॉस्फोरस के, 5, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 4, और एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक माइनस कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्टीरिक फैक्टर आ जाएगा 4, यहां -1, स्टीरिक फैक्टर कितना आ गया, 4 आ गया स्टीरिक फैक्टर, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3। सो PCl4 पॉजिटिव की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3। अब मैं बात करता हूं, तो इसका मतलब इसका जो कैटायनिक पार्ट है उसकी हाइब्रिडेशन sp3 होगी। अब बात करते हैं अनायनिक पार्ट की। अनायनिक पार्ट क्या है तुम्हारा, PCl6 1 नेगेटिव, PCl6 1 नेगेटिव है, तो इसका मैं यहां पे अगर मैं इसके टोटल पेयर निकालूं तो टोटल पेयर कितने आएंगे मेरे पास, यहां पे हाफ इंटू बैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के वही रहेंगे 5, और मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 6, एक नेगेटिव चार्ज है, तो मैं क्या कर दूंगा 1 ऐड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा टोटल पेयर 6। अगर टोटल पेयर 6 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3d2। तो PCl5 अगर सॉलिड स्टेट में हो तो वो कैटायनिक और अनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कैटायनिक पार्ट की हाइब्रिडेशन होगी sp3 और अनायनिक पार्ट की हाइब्रिडेशन होगी sp3d2। तो अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ PCl5 इन सॉलिड स्टेट, व्हाट इज हाइब्रिडेशन ऑफ PCl5 इन सॉलिड स्टेट। ऑप्शन 1 होगी sp3, ऑप्शन 2 होगी sp3d2, ऑप्शन
थर्ड होगी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन फोर्थ होगी नन। तो आपने आंसर क्या लगाना है, बोथ 1 and 2, क्योंकि उसमें sp3 भी है और sp3d2 भी है। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो हम बारी बारी इन सारे जो कंपाउंड है वो गैस स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करेंगे और सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करेंगे उनको देखेंगे और उनकी हाइब्रिडेशन देखेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वन हमारे पास क्या आ जाता है, PbR5। PbR5 अगेन PCl5 जैसा है, तो गैस स्टेट में ये कोवलेंट होगा, कोवलेंट होगा तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3d2, नॉर्मल से निकल जाएगा हमारा। ठीक है, जैसे मैंने PCl5 का निकाला। अब PbR5 जो है सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है, इसको ध्यान रखना। PbR5 एग्जिस्ट करता है कैटायनिक और अनायनिक की फॉर्म में, PbR4 1 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाइब्रिडेशन हम सिंगल एटम में नहीं निकालते, जब 2 एटम में नहीं निकालते, तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए मिनिमम मुझे कितने एटम चाहिए, 3, तो मैं इसमें तो हाइब्रिडेशन नहीं देखूंगा, तो अनायनिक पार्ट की कोई हाइब्रिडेशन नहीं है। बात आ गई कैटायनिक की, तो मुझे किसकी देखनी है, PbR4 पॉजिटिव की। तो मेरे पास टोटल पेयर कितने आ जाएंगे, हाफ। फास्फोरस के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, 4 मोनोवैलेंट एटम है, 4 ब्रोमीन है, तो क्या कर दूंगा 4, एक पॉजिटिव चार्ज है -1 कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर 4 आ जाएगा। अगर 4 आ गया तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3। सो PbR5 गैस स्टेट में इसकी हाइब्रिडेशन sp3d है, बट जब PbR5 सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो इसकी हाइब्रिडेशन sp3 आएगी। तो ऑप्शन आपको पूछा होगा व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ PbR5 इन सॉलिड स्टेट, तो आंसर में एक sp3d भी दिया होगा, आप फटाफट इसको टिक कराओगे और आंसर गलत हो जाएगा, जबकि आंसर क्या आएगा, सॉलिड स्टेट में sp3। अब बात करते हैं XeF6 की। XeF6 की जो सॉलिड स्टेट में मेरे पास क्या है, सॉरी गैस स्टेट में इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, किसकी बात कर रहे हैं हम, XeF6 की। XeF6, अब इसकी हाफ, जीनोन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस 6 फ्लोरीन है, 6 मोनोवैलेंट एटम है, 6 यहां किया, तो टोटल पेयर कितने आ गए आपके, टोटल पेयर आ गए 7 आ गए, तो हाइब्रिडेशन क्या आ गई, sp3d3। क्या आ गई हाइब्रिडेशन, sp3d3, हाइब्रिडेशन इसकी sp3d3 आ गई। सॉलिड स्टेट में ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है XeF5 1 पॉजिटिव एंड F नेगेटिव की फॉर्म में, और मैंने बोला सिंगल एटम और डबल एटम की हाइब्रिडेशन नहीं निकालोगे, ठीक है, क्योंकि वहां तो सिर्फ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल सीधे ओवरलैप कर जाएंगे। अब तो इस अनायन की हाइब्रिडेशन कोई नहीं लिखी मैंने, XeF5 1 पॉजिटिव की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3d2, निकाल सकते हो आप, क्या होगी, XeF5 1 पॉजिटिव। तो टोटल पेयर निकालने हो आपने, तो कैसे निकालोगे, हाफ इंटू 8 प्लस 5 माइनस 1, कितना हो जाएगा मेरे पास यहां पे, इट विल बिकम 6, कितना हो जाएगा 6। सो 6 के लिए क्या होता है मेरे पास, एक S 3 P 2 D, sp3d2। तो अगर आपसे पूछ ले XeF6 की सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडेशन क्या होगी, आप ये मत लिखाना क्या होगी, sp3d2, और वो सिर्फ कैटायनिक पार्ट की होगी, अनायनिक की नहीं होगी। पर वो ऐसा नहीं पूछेगा कैटायनिक अनायनिक, वो सीधा बोलेगा सॉलिड स्टेट में इसकी हाइब्रिडेशन क्या है। तो आपने आंसर क्या लिखना है, sp3d2। क्लियर है, ये कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन N2O5, N2O5 की हाइब्रिडेशन मैंने sp2 लिखी है। अब N2O5 का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। N2O5 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड N डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये N2O5 का स्ट्रक्चर है। तो आपको दिख रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप क्या मानते हो, कोवलेंट बॉन्ड ही मानते हो। एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, 3 सिग्मा है, एक पाई है, पाई को तो हाइब्रिडेशन में काउंट ही नहीं करते, ठीक है। सो मेरे पास 3 सिग्मा है, कोई लोन पेयर नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो क्या होगा मेरे पास 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब टोटल पेयर कितने हो गए 3, हाइब्रिडेशन क्या हो गई sp2 हो गई। तो N2O5 की हाइब्रिडेशन मेरे पास गैस स्टेट में क्या होगी, sp2 होगी। बट अगर मैं सॉलिड स्टेट में बात करूं, N2O5 सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में N2O5 जो है वो एग्जिस्ट करता है NO2 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव में, NO2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में। तो पहले मैं NO2 पॉजिटिव की निकाल लेता हूं, NO2 पॉजिटिव, टोटल पेयर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, तो क्या हो जाएगा मेरे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 5। ऑक्सीजन डायवैलेंट है तो मुझे उसको काउंट नहीं करना है, एक पॉजिटिव चार्ज है, -1 कर देना है,
तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पे, स्टीरिक फैक्टर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। स्टीरिक फैक्टर कितना आ गया, 4, सॉरी स्टीरिक फैक्टर 2 आ गया। कितना आ गया, स्टीरिक फैक्टर 2 आ गया। 2 स्टीरिक फैक्टर आ गया तो एक S होगा, एक क्या होगा, P होगा। तो मेरी sp हाइब्रिडेशन, तो NO2 पॉजिटिव की हाइब्रिडेशन sp आ जाएगी। NO2 पॉजिटिव की हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी, sp। सो नेक्स्ट है हमारे पास N2O3। N2O3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, N2O3 का स्ट्रक्चर N डबल बॉन्ड O, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O। सो N के सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा। सो हाइब्रिडेशन क्या होगी मेरे पास यहां पे, और यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर। सो यहां पे 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, यहां पे 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर। तो हाइब्रिडेशन आपको दिख रही है यहां पे 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, sp2 हाइब्रिडेशन। क्लियर है जी। तो गैस स्टेट में ये sp2 हाइब्रिडेशन होगी। बात आती है सॉलिड स्टेट की। किसकी बात आती है, सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में N2O3 कैसे एग्जिस्ट करता है, NO पॉजिटिव NO2 नेगेटिव। मैंने कहा 2 एटम की हाइब्रिडेशन हम नहीं दिखेंगे, तो कैटायनिक पार्ट की कोई हाइब्रिडेशन नहीं होगी। बात आती है NO2 नेगेटिव की, NO2 1 नेगेटिव। तो टोटल पेयर हाफ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस 1, एक नेगेटिव चार्ज है तो 1 ऐड कर दिया। ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, उसको काउंट ही नहीं किया, तो क्या आ गया मेरा 3 आ गया टोटल पेयर। टोटल पेयर 3 आ गया तो क्या हो जाएगा मेरे पास ये sp2। तो इसके यहां पे हाइब्रिडेशन क्या होगी, अनायन की sp2। तो N2O3 की गैस स्टेट और सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडेशन sp2 होती है। क्लियर है जी। नेक्स्ट इज BrF3। BrF3, तो BrF3 अगेन मैं पहले टोटल पेयर निकालूंगा। टोटल पेयर इज इक्वल टू हाफ ब्रोमीन, BrF3 ब्रोमीन। ब्रोमीन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। मोनोवैलेंट एटम 3 लगे हैं तो क्या आ जाएगा, 5। सो टोटल पेयर इज 5। टोटल पेयर 5 आ गए, तो 5 आ गए तो मुझे क्या करना है, एक S लेना है, 3 P लेने हैं, एक D। तो गैस स्टेट में ये sp3d होगा। पर बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट में BrF3 कैसे एग्जिस्ट करेगा, BrF3 एग्जिस्ट करेगा BrF2 1 पॉजिटिव, BrF4 1 नेगेटिव। तो पहले मैं कैटायनिक पार्ट की बात करता हूं। BrF2 1 पॉजिटिव जो कैटायनिक पार्ट है, इसके टोटल पेयर कितने आ जाएंगे, हाफ 7 प्लस 2 माइनस 1। 7 इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 मोनोवैलेंट एटम, एक पॉजिटिव चार्ज था वो माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहां पे, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 4 आ गया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पे, sp3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, sp3। और अगर मैं शेप देखना चाहूं इसकी, तो इसमें 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, क्योंकि ये टोटल पेयर है। बॉन्ड पेयर कितने होंगे, सराउंडिंग एटम के बराबर, -2। 2 सराउंडिंग एटम है तो लोन पेयर कितने होंगे, 2। और हमें पता है जब 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो तो क्या होगा, Br, इस पे एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, एक यहां पे फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, और एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो बी शेप, बेंट शेप या एंगुलर शेप हो जाएगी। क्लियर है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं BrF4 1 नेगेटिव की। किसकी बात करते हैं, BrF4 1 नेगेटिव। तो मैं बात करूं अगर BrF4 1 नेगेटिव की, तो टोटल पेयर कितने हो जाएंगे, हाफ ब्रोमीन 7, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 मोनोवैलेंट एटम, एक नेगेटिव चार्ज, तो ऐड कर दीजिए। क्या आ गया तुम्हारे पास यहां पे, इट इज हमारे पास आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। अगर 6 आ गया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये sp3d2 हाइब्रिडेशन हो जाएगी। तो इसमें टोटल पेयर आपके कितने हैं, 6 है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, जितने सराउंडिंग एटम है, -4। लोन पेयर कितने हैं, 2। तो मेरे पास 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर। तो कैसे अरेंज करोगे इसको, Br, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे, और पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज। पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और लोन पेयर को हम शेप में देखते नहीं है, तो मुझे क्या देखेगा, ये स्क्वायर प्लेनर। क्या देखेगा, स्क्वायर प्लेनर देखेगा। तो BrF3 की गैस स्टेट में sp3d हाइब्रिडेशन, कैटायनिक पार्ट की sp3 और अनायनिक पार्ट की sp3d2। क्लियर है ये, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल
नेक्स्ट मॉलिक्यूल है IF5। IF5 अगेन IF5 क्या हो जाएगा मेरे पास, गैस स्टेट में इसकी निकालनी हो IF5 की, हाफ 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन के प्लस मोनोवैलेंट एटम 5 लगे हैं, 5 फ्लोरीन लगे हैं, तो मेरे पास क्या आ गया 6 आ गया, हाइब्रिडेशन क्या आ गई sp3d2 आ गई, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री sp3d2 आ गई। ठीक है, सो मेरे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, पर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी यहां पे मेरे पास आयोडीन के पास एक क्या होगा, लोन पेयर होगा, एक क्या होगा, लोन पेयर, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, एक यहां पे, एक लोन पेयर, तो मेरे पास स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री आ जाएगी। ठीक है, तो कौन सी ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री स्क्वायर बायोपिरामिडल, सॉरी स्क्वायर पिरामिडल, और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। बात करते हैं सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में ये कैसे एग्जिस्ट करता है, IF4 1 पॉजिटिव, IF6 नेगेटिव में, IF4 1 पॉजिटिव, वही वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या आ जाएगा मेरा स्टीरिक फैक्टर कितना आ जाएगा, यहां पे 5 आ जाएगा, तो sp3d कैटायन sp3d हाइब्रिडेशन में होगा, और अनायन इस पे भी वही टोटल पेयर वाला फार्मूला लगाएंगे, तो इसके टोटल पेयर 7 आ जाएंगे, तो मेरे पास तो इसके अनायन। सो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है ICl, Cl2O6, I4O9, I2Cl6, I2ICN। ICl जैसा कि मैंने बोला गैस स्टेट में सिंगल मॉलिक्यूल है और उसमें 2 एटम है, तो हाइब्रिडेशन नहीं निकालेंगे, छोड़ देंगे। ICl सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है, I2Cl1 पॉजिटिव, ICl2 1 नेगेटिव, तो I2Cl की अगर हम हाइब्रिडेशन निकालेंगे, अब मैं अगेन हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे हम उसी फार्मूले से निकाल लेंगे। इसकी क्या आएगी, sp3 आएगी कैटायन पार्ट की, इस पार्ट की, अनायनिक पार्ट की आएगी sp3d, सेम फार्मूला हाफ इंटू बी प्लस एम माइनस, ठीक है, m माइनस सी प्लस ए। Cl2O6 की हाइब्रिडेशन sp3 गैस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है Cl2O 1 पॉजिटिव। मैं बेसिकली कंसंट्रेट कर रहा हूं सॉलिड स्टेट में अगर पूछा जाए, और इसका अनायनिक पार्ट होता है Cl2O4 1 नेगेटिव, तो कैटायनिक पार्ट की फार्मूले से निकालेंगे तो sp2 आएगी, और अनायनिक पार्ट की निकालेंगे तो sp3 आएगी। अब I4O9 गैस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नहीं निकालेंगे। सॉलिड स्टेट में ये कैसे एग्जिस्ट करता है, I3 के ऊपर 3 पॉजिटिव और IO3 के ऊपर 1 नेगेटिव, तो ये सिंगल एटम है, तो कैटायन पार्ट की नहीं निकालेंगे, बच गया अनायन पार्ट, फार्मूला लगाएंगे sp3 आएगी, 7 + 1 / 2 sp3। I2Cl6 अगेन मेरे पास क्या है, गैस फेस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है, ICl2 1 पॉजिटिव, और इसका अनायनिक पार्ट